नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी संचार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आकाशवाणी के 91 नए एफएम ट्रांसमीटर का लोकार्पण किया। इससे सीमांत क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में प्रसारण की पहुंच बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए श्रोता और नई विचारधारा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आम चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सूडान में सुरक्षा बलों और प्रतिद्वंदी गुटों के बीच युद्धविराम 3 दिन और बढ़ाने पर सहमति के बावजूद संघर्ष जारी। भारतीयों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जोरों पर। बुर्किना फासो में सशस्त्र आतंकी गुट के हमले में 33 सैनिकों की मौत। और दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और सात्विक साईराज रंकिरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को प्रोत्साहन देने के लिए आज 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के लिए एक उपहार है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में प्रौद्योगिकी क्रांति से रेडियो को नया स्वरूप देने में सहायता मिली है। श्री मोदी ने एफएम के माध्यम से सूचना और मनोरंजन के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समय पर सूचना का प्रसार करने और कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने में ये एफएम ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। देश की सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफएम ट्रांसमीटर से ब्रॉडकास्ट होगा। यानी ये कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती, बल्कि लोगों को भी जोड़ती है। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके की एक पहचान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एफएम रेडियो और डीटीएच सेवा ने डिजिटल इंडिया के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि सस्ते मोबाइल फोन और डेटा प्लान के कारण सूचनाओं तक पहुंच आसान हुई है। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लाभ लेना भी शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आकाशवाणी पर जल्द ही मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव रेडियो के अलावा किसी और माध्यम से संभव नहीं हो सकता था। जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इन ट्रांसमीटर के शुरू होने से मनोरंजन, खेल और कृषि से जुड़ी सूचनाएं स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक एफएम की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है।
कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राजनीतिक दलों के बड़े नेता कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं, रैलियां, बैठकें और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन तक कई स्थानों पर रैलियां और रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल जनसभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बेंगलुरु में रोड शो और जनसभा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के नेता एचडी देवेगौड़ा ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आज 11 दिन का चुनाव प्रचार शुरू किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों से आतंकवाद खत्म करने और आतंकी गतिविधियों की मदद करने तथा उन्हें धन उपलब्ध कराने वालों की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकी गतिविधियां या आतंकी गतिविधियों को सहयोग देना मानवता के खिलाफ अपराध है और इस खतरे के साथ शांति स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने युवाओं के कट्टरपंथी होने पर चिंता व्यक्त की और इसे समाज की सामाजिक आर्थिक प्रगति के रास्ते में बाधा और प्रमुख सुरक्षा चुनौती बताया। विचार विमर्श के अंत में सभी सदस्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने की सामूहिक इच्छा व्यक्त की। बैठक के बाद रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि सभी सदस्य देशों के बीच आतंकवाद से निपटने, कमजोर देशों की सुरक्षा के साथ साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत सहित सहयोग के कई क्षेत्रों पर आम सहमति हुई। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य देश इस बात पर सहमत थे कि आतंकवाद, इसके सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए और इसका सफाया किया जाना चाहिए। बैठक में चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में पार्टी में श्री आलोक को शामिल किया गया। श्री अजय आलोक को पिछले वर्ष पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यों की जांच समिति बनाई है। इस समिति में बृजलाल और समीर ओरांव सहित भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्ध चुनाव पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूचियों के संक्षिप्त संशोधन का काम जारी है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 6 मई है। अंतिम मतदाता सूचियां 27 मई को प्रकाशित की जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारत की G20 अध्यक्षता। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 95वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने G20 की अहमियत की चर्चा की। दुनिया के आर्थिक रूप से ताकतवर देशों के समूह G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गर्व का क्षण है। इसकी वजह से भारत इस साल पहली बार G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। भारत की ख्याति और परंपरा लोकतंत्र और विविधतावाद के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया ही एक परिवार है की भावना का सदियों से सम्मान रहा है।
कुछ इन्हीं संदर्भों में प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता को बड़ा अवसर बताते हुए 27 नवंबर 2022 को प्रसारित मन की बात में कहा था, साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। सूडान में सुरक्षा बलों और प्रतिद्वंदी गुटों के बीच युद्धविराम 3 दिन के लिए आगे बढ़ाने पर सहमति हो गई है। इसके बावजूद संघर्ष जारी है। पड़ोसी देशों और विश्व समुदाय के गहन राजनयिक प्रयासों के बाद यह सहमति संभव हुई। दक्षिणी सूडान ने शांति वार्ता की मेजबानी का प्रस्ताव किया है और सूडान की सेना बातचीत में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने पर सहमत हो गई है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जेद्दा हवाई अड्डे पर युद्धग्रस्त सूडान से सुरक्षित निकाले गए 121 भारतीयों के 8वें जत्थे का स्वागत किया। श्री मुरलीधरन ने ट्वीट में कहा कि भारतीयों को सुरक्षित निकालने की ये कार्रवाई काफी जटिल थी। उन्होंने बताया कि दूतावास के कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी इस जत्थे का हिस्सा हैं। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत भारत सरकार सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने और स्वदेश पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। संघर्षरत सूडान में 3,500 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के 1,000 नागरिक फंसे हुए हैं। बुर्किना फासो के पूर्वी क्षेत्र में कल हथियारबंद आतंकी गुटों के हमले में 33 सैनिक मारे गए। बुर्किना फासो की सेना ने एक बयान में कहा है कि संघर्ष में 40 आतंकी भी मारे गए हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश उग्रवाद की चपेट में है और पिछले 7 वर्ष से सरकारी सेनाएं अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी गुटों के खिलाफ संघर्ष कर रही है। मीडिया की खबरों के अनुसार इस संघर्ष में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और 20 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इस संघर्ष ने बुर्किना फासो को विभाजित भी कर दिया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। दुबई में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आज पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने चीन की हान युई को हराया। पुरुष सिंगल्स में प्रणॉय ने इंडोनेशिया के चिको औरा डी वाडियो को पराजित कर अंतिम 8 में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती रखेगी। इस बीच आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच मोहाली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। जयपुर में कल राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रन से हरा दिया और अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन ही बना सका। राजस्थान रॉयल्स की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 77 रन की पारी खेली। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को ओवरसाइट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का एक अवसर दिया है। शिमला में कल श्री ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सभी की शिकायतें सुनकर समिति गठित की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछ के कमेटी बनाएगी। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड की, उन्हें बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी संचार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आकाशवाणी के 91 नए एफएम ट्रांसमीटर का लोकार्पण किया। इससे सीमांत क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में प्रसारण की पहुंच बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए श्रोता और नई विचारधारा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आम चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सूडान में सुरक्षा बलों और प्रतिद्वंदी गुटों के बीच युद्धविराम 3 दिन और बढ़ाने पर सहमति के बावजूद संघर्ष जारी। भारतीयों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जोरों पर।
बुर्किना फासो में सशस्त्र आतंकी गुट के हमले में 33 सैनिकों की मौत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।